नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। वो भौतिक प्रदेश के बारे में हमने अभी तक 3 क्लास है वो ले ली है और आज हमारी जो चौथी क्लास है वो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि देखो, राजस्थान को जलवायु और मुख्य ऊंचा उच्च के आधार पर 4 भागों में बांटा था। तो देखो, हमारा टॉपिक तो रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट वो रहेगा राजस्थान, ज्योग्राफी, हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश है। उन भौतिक प्रदेशों के जो एक एक जो प्रदेश है उनके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे थे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश मुख्य 4 भागों में है, उनमें से मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा भाग है वो मरुस्थल बताया था मैंने, ठीक है, मरुस्थल। तो हम इस मरुस्थल को डिटेल से पढ़ रहे थे और इस मरुस्थल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि इस मरुस्थल के 2 भाग है बालू का स्तूप के आधार पर। मैंने बालू का स्तूप के आधार पर बालू का स्तूप के आधार पर देखो, बालू का स्तूप के आधार पर मैंने बताया था जो मरुस्थल है हमारा राजस्थान का, इस मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था हमने। एक तो बालू का स्तूप युक्त भाग, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है। और 2 नंबर पर मैंने बताया था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मतलब ये जो मरुस्थल है, संपूर्ण राजस्थान का मरुस्थल है, इसमें जहां पर बालू का स्तूप है पाए जाते हैं, मतलब जहां पर दोरे, दरियन, जो हम टीले बोलते हैं, वो पाए जाते हैं, वो क्षेत्र तो कहलाएगा आपका बालू का स्तूप युक्त। और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त। इसमें हमने अध्ययन किया था कि ये जो बालू का स्तूप युक्त है, ये लगभग जो संपूर्ण मरुस्थल है ना, वो इस मरुस्थल का भाग नहीं होगा। देखो, एक बार ये बात सुनो मेरी कि जो बालू का स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे, युक्त क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इसके बारे में ये पढ़ा कि जो रेतीला क्षेत्र है, रेतीला मरुस्थल है, उसमें तो बालू का स्तूप बनेंगे। और ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है, ये हमादा बताया था मैंने। हमादा मतलब मरुस्थल का एक प्रकार है जिसे हम हमादा बोलते हैं। ये एक चट्टानी मरुस्थल होता है, इसमें है जो बालू का स्तूप नहीं बनते। तो हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, इसमें कौन से जिले शामिल है और इसमें मुख्य इसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज है जो हम बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है कहाँ और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है कहाँ। ये संपूर्ण मरुस्थल है। देखो, राजस्थान में एक मरुस्थल के अंदर ये एक समवर्षा रेखा होती है, ठीक है। ये जो समवर्षा रेखा है ये होती है 25 सेमी समवर्षा रेखा। कहने का मतलब है कि ये जो मरुस्थल के बीच में से गुजरती है रेखा, इस रेखा से जो इस तरफ का भाग है ये कहलाता है शुष्क मरुस्थल। और इसमें जो वर्षा होती है ना, वो 25 सेमी से कम वर्षा होती है। तो ये तो हो गई 25 सेमी समवर्षा रेखा।
आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो अरावली के मरुस्थल और अरावली की सीमा पर जो है ये होती है 50 सेमी, 50 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है। 50 सेमी समवर्षा रेखा है। तो ये जो देखो मरुस्थल को ये दो भागों में, जो समवर्षा रेखा है दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये तो जो 25 सेमी से कम वर्षा होती है ये जो क्षेत्र है ये तो कहलाता है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। देखो अभी आपका थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहाँ है, हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। और जो ये 25 सेमी से 50 सेमी के बीच का जो मरुस्थल का भाग है ये कहलाता है आपका अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, ये तो शुष्क जलवायु प्रदेश और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, दोनों मरुस्थल है, ठीक है। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूं आज, ये जो बालू का स्तूप, ये जो शुष्क मरुस्थल है ना, इस शुष्क मरुस्थल का ही भाग बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है और इसी का भाग बालू का स्तूप क्षेत्र है, ठीक है। ये जो मैंने बताया था कि बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है वो कितना है, मैंने पिछले क्लास में बताया था संपूर्ण मरुस्थल का, आपको याद है तो मैंने बताया था कितना, 58.58.50% बताया था मैंने संपूर्ण मरुस्थल का ये, ठीक है। 58 दशमलव सॉरी है ना, 58.50% है। ये इसका बचा हुआ भाग ये संपूर्ण मरुस्थल का बताया था। ये संपूर्ण मरुस्थल का न होकर ये जो केवल शुष्क मरुस्थल है ना, जो 25 सेमी समवर्षा से पश्चिम दिशा का जो क्षेत्र है, ये यदि हम इसको यदि देखो पूरा, यदि इसका पूरा माने ना कि ये, हेलो तो दोस्तों देखो हम बात कर रहे थे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की, ठीक है। तो देखो यदि आपको यदि अभी भी इस बात में कंफ्यूजन है कि ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन कौन से है, और हम बात कर रहे हैं मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल, इस मरुस्थल को मैंने सबसे डिवाइड किया था, फर्स्ट बार तो मैंने डिवाइड किया कि जो बालू का स्तूप है ना, बालू का स्तूप उसके आधार पर डिवाइड किया। अब देखो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और दूसरा मैंने जलवायु के आधार पर डिवाइड किया, ठीक है। यदि हम मरुस्थल को, जो राजस्थान का मरुस्थल है, जो राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है, यदि हम इसको डिवाइड करें दो भागों में, एक तो बालू का स्तूप या हम कह सकते हैं जो टिल्ले हैं रेत के दोरे, उसके आधार पर जो मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये हो गया बालू का स्तूप जो मुक्त और युक्त क्षेत्र, ठीक है। एक तो युक्त क्षेत्र बालू का स्तूप और दूसरा मैंने बताया मुक्त क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र। ये तो हो गया बालू का स्तूप के आधार पर। अब देखो जलवायु के आधार पर मैंने बताया था अभी, वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर हम जो मरुस्थल है उसको दो भागों में, एक तो हो गया शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो देखो जो ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है ना, ये दोनों क्षेत्र इस जो शुष्क मरुस्थल है इसका भाग है, ठीक है ना। यदि इसको हम 100% माने ना कि जो शुष्क मरुस्थल का 100% भाग है उसका है ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, ये 58.5% भाग है, ठीक है। समझ में आया? अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना। देखो कंफ्यूजन है किस बात का, मुझे ये बताओ। देखो ये मरुस्थल है, ठीक है। इस मरुस्थल को हम ये 25 सेमी समवर्षा रेखा है, इसके आधार पर ये तो हो गया शुष्क,
शुष्क मरुस्थल, और ये मैंने बताया अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, वो इसका भाग था। शुष्क मरुस्थल मतलब इस क्षेत्र का भाग है, ठीक है। और जो हम आज पढ़ेंगे, आज का हमारा रहेगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां पर बालू का स्तूप, ऐसा मरुस्थल जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो भी इसी का भाग है। इसी का यदि हम माने ना, शुष्क मरुस्थल का 58.1% भाग मैंने बता दिया बालू का स्तूप युक्त है, यानी इस शुष्क मरुस्थल में 58.1% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जबकि इसी शुष्क मरुस्थल के जो बाकी का क्षेत्र है वो मुक्त क्षेत्र है। अब हम अध्ययन करेंगे कि उस मुक्त क्षेत्र में क्या क्या है और उस मुक्त क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना आपके? देखो, एक तो जलवायु के आधार पर डिवाइड कर दिया, और दूसरा हमने जो बालू का स्तूप है उसके आधार पर डिवाइड कर दिया। अब जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, देखो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ये क्या है, देखो कि जो मरुस्थल है ना राजस्थान का, जिस उस मरुस्थल में जहां पर रेत है काफी सारी, तो वहां पर दोहरे होंगे, रेत के टीले बनेंगे, तो वो तो बालू का स्तूप युक्त हो गया। और ये जो बालू का स्तूप मुक्त है, ये मरुस्थल का वह भाग है जो चट्टानी है, चट्टानी भाग, जो मरुस्थल का चट्टानी भाग है, मीन्स जहां पर रेत है उतनी नहीं है, बालू का स्तूप उतने नहीं बनेंगे। ये जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसको हम हमादा भी कहते हैं, हमादा हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्र है वो कौन कौन से ये जिलों में विस्तार है इसका, ठीक है। ये हमारा राजस्थान हो गया। इस राजस्थान में ये मैंने बता दिया, इस तरफ वाला भाग सारा मरुस्थल हो गया। अब यदि इसी मरुस्थल में हम बात करें तो ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये हो गया शुष्क मरुस्थल। इस शुष्क मरुस्थल में यदि हम बात करें तो ये जो लगभग एक क्षेत्र है ना, इधर वाला सीमावर्ती क्षेत्र, लगभग ये क्षेत्र है ना, ये तो हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और बाकी के जो है ना यह क्षेत्र, इसमें देखो बालू का स्तूप पाए जाते हैं। मीन्स आपको हर क्षेत्र में आपको रेत के टीले दोहरे देखने को मिल जाएंगे। ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसका यदि क्षेत्र की बात करें हम, ये कौन कौन से जिलों में विस्तारित है, तो देखो एक तो हो जाएगा जैसलमेर, याद रखना आप, जैसलमेर। और एक हो गया आपका बाड़मेर, सीमावर्ती याद रखने आपको, बाड़मेर, ठीक है। और एक बीकानेर, बीकानेर। मुख्य रूप से जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है इसमें विस्तारित है, और इसके साथ लगभग है बीकानेर का कम भाग है इसमें शामिल, लेकिन जोधपुर का है वो लगभग भाग बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये 4 जिले याद रखने हैं जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का इनमें विस्तार है, ठीक है। इस क्षेत्र में है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। मरुस्थल है वो एक हमादा चट्टानी टाइप का है। यदि हम बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात करें तो इसमें देखो जैसलमेर मैंने लोकेशन बताई है, जैसलमेर। इस जैसलमेर में एक लाठी सीरीज पाई जाती है, लाठी सीरीज, ठीक है। अब लाठी सीरीज है क्या? देखो लाठी सीरीज है कि जैसलमेर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ये मरुस्थल है ये राजस्थान में 33 सागर का अवशेष, यहाँ पर मतलब पहले प्राचीन समय में 33 सागर हुआ करता था, ये बताया जा रहा है प्रमाणिक कि यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था पहले, ठीक है। अब रही दूसरी बात कि ये जो
लाटी सीरीज है वो भी एक 33 सागर का अवशेष ही मान लो। जैसे कि जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर देखो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है। ये जो लाटी सीरीज है ये भूगर्भिक मतलब जमीन के अंदर ये जल की पट्टी है। एक जो मीठा पानी का जल है वो इस पट्टी में मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। और ये कहां से कहां तक है, ये जैसलमेर के अंदर है। इसकी लोकेशन याद रखनी है आपको। पहली बात तो लाटी सीरीज, ठीक है। लाटी सीरीज है क्या, आपको याद रखनी है, ये एक भूगर्भिक जलपट्टी, ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है लाटी सीरीज, ठीक है। दूसरी बात इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, लोकेशन है जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर में मैंने बताया कि ये देखो इस प्रकार है, ये हो गई लाटी सीरीज, ये भूगर्भिक जलपट्टी है, यानी जमीन के अंदर भी इसमें मीठा जल पाया जाता है, ठीक है। ये हो गई वो जलपट्टी, भूगर्भिक जलपट्टी। तो देखो हम बात कर रहे थे लाटी सीरीज के बारे में, ठीक है। जो ये लाटी सीरीज है ये मैंने बताया था आपको पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 64 किलोमीटर ये लंबी है, 64 किलोमीटर लंबी है। और इस ये एक जो इसका पानी है वो मीठा पानी है, ये एक ही मीठे पानी की भूगर्भिक जलपट्टी है जो मरुस्थल में 33 सागर का अवशेष है वो बताती है। और इसके एक देखो इसकी विशेषता है कि इस ये जो क्षेत्र है लाटी सीरीज का, इस लाटी सीरीज के पास में ही एक घास पाई जाती है, ठीक है। उस घास का नाम है सेवण। ये देखो सेवण घास है, ये पौष्टिक घास होती है तथा इस सामान्य भाषा जो स्थानीय भाषा में है ना, स्थानीय भाषा में सेवण घास को आपको याद रखना है लिलोन कहते हैं, लिलोन। क्या कहते हैं, लिलोन कहते हैं सेवण घास को स्थानीय भाषा में। और एक बात इसकी याद रखनी है आपको कि ये जो गोडाउन पक्षी है, गोडाउन पक्षी उसकी प्रजनन स्थली है, प्रजनन स्थली। मतलब है कि जो गोडाउन पक्षी है वो सेवण घास में है, वो अपने अंडे देता है, ठीक है। ये हो गई हमारी लाठी सीरीज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लाठी सीरीज के बारे में। अब हम अगली चर्चा है वो करेंगे आपके लाठी सीरीज के बारे बाद में चांदन नलकूप की। चांदन नलकूप क्या है, देखो लाठी सीरीज की मैंने लोकेशन बता दी आपको, जैसलमेर में है। और अगली जो चर्चा रहेगी वो रहेगी आपकी चांदन नलकूप। चांदन नलकूप, अब चांदन नलकूप है क्या, ये देखो अभी मैंने बताया था कि इसकी भी लोकेशन है वो आपके जैसलमेर रहेगी, जैसलमेर। लाठी सीरीज भी जैसलमेर है और ये लाठी सीरीज जो लाठी सीरीज है उसके पास ही है। देखो लाठी सीरीज है ये भूगर्भिक जलपट्टी मैंने बता दिया, इसी में एक लोकेशन है, ठीक है। उस लोकेशन का नाम है चांदन। उस चांदन नाम की वजह से और वहां पर एक नलकूप है, इस लाठी सीरीज से एक नलकूप निकाला गया है, ठीक है। और वो जो नलकूप है उसी का नाम चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप। और ये जो मरुस्थल का भाग है उसमें ये जो चांदन क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में पानी की है वो उपलब्धता करवाता है तथा मरुस्थल का जो पीने योग्य पानी है वो चांदन नलकूप का भी मीठा पानी है, मीठा पानी, ठीक है। ये देखो मरुस्थल के अंदर ये पानी का स्रोत है, इसीलिए इसको कहते हैं थार का घड़ा,
इसका उपनाम आपको याद रखना है थार का गढ़ा। मतलब थार मीन्स हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सारा मरुस्थल हो गया। और इस मरुस्थल में ये जो जो चांदन नलकूप है ये मीठे पानी का स्रोत है और पानी की जलापूर्ति करता है ये मरुस्थल के अंदर, तो इसीलिए इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चांदन नलकूप। और इसके बाद में जो जैसलमेर है, इस बालूका स्तूप मुख्य क्षेत्र का, इसी में एक लोकेशन जैसलमेर के अंदर ही आपको पता है तो मरु उद्यान है, मरु उद्यान। ठीक है, इस मरु उद्यान में आपको एक आक्कल विलेज है, ठीक है, आक्कल गांव, उसमें एक जो लकड़ी है वो प्राचीनतम लकड़ी के साक्ष्य मिले हैं, फोसिल्स पार्क है वहां पर। एक आपको याद रखना है जैसलमेर के अंदर मरु राष्ट्रीय उद्यान में आक्कल वुड फोसिल्स पार्क स्थित है। आक्कल वुड फोसिल्स पार्क स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या मिले थे, यहाँ से मिले थे प्राचीनतम लकड़ी के साक्ष्य। ये हो गया हमारा बालूका स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, उसमें हम विशेष अध्ययन कर रहे थे। एक तो हमने पढ़ दिया लाठी सीरीज, फिर हमने पढ़ा चांदन नलकूप, और उसके बाद में हमने पढ़ा अभी देखो कुलधरा गांव में तो आपको विशेष बस एक ही बात याद रखनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो कुलधरा गांव है उसकी लोकेशन भी जैसलमेर रहने वाले है। मैंने आपको अभी 3 चीजें बता दी, तीनों की लोकेशन है वो जैसलमेर है, कुलधरा गांव, कुलधरा गांव। ठीक है, इसकी लोकेशन भी जैसलमेर रहेगी, जैसलमेर। और रही दूसरी बात, कुलधरा गांव में विशेष क्या है, तो यहाँ से है आपको डायनासोर के अवशेष मिले, ठीक है, और वेल मछली के अवशेष मिले। ठीक है, डायनासोर और वेल मछली के अवशेष मिले। इसका मतलब है कि इसके देखो, अब मैंने बताया था कि मरुस्थल का है जो प्राचीन काल में मरुस्थल का जो स्थान है वो 33 सागर हुआ करता था इस स्थान पर। तो देखो 33 सागर के अवशेष मिल गए, क्योंकि डायनासोर के अवशेष कहाँ मिले हमें, कुलधरा गांव में, और कुलधरा गांव कहाँ है, मरुस्थल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र जो मैंने अभी बताया। ये हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान में ये जो 61.11% भाग जो पश्चिमी भौतिक प्रदेश है वो मैंने बताया था, आपको मरुस्थल बताया था। इस मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है वो मैंने बताया था शुष्क मरुस्थल, जो 25 सेमी समवर्षा रेखा से पश्चिम दिशा की तरफ है, और 25 से लेकर 50 जो समवर्षा रेखा है उसके बीच का भाग है वो अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है। ये अर्धशुष्क, तो जो शुष्क मरुस्थल है ना उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है पूरा, शुष्क मरुस्थल के बारे में ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो हम अब अध्ययन करेंगे वो करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में। ये देखो ये जो क्षेत्र है अर्धशुष्क, अब आपको इसकी लोकेशन भी याद रखना है, क्योंकि इस लोकेशन के आधार पर ही हमें याद रहेगा कि अर्धशुष्क प्रदेश है वो कहाँ पर। यार और दिंगन उठा रहे हो, मैं कर दूँ आते तो कर दूँ 5 मिनट के। नहीं गुरु जी, मैं आगे इस्तेमाल बिल्कुल कम ही करूँ, नहीं पूछ लो गुरु जी, मैं यूज एंड बोल करूँ है। चलो ठीक है विद्यार्थियों, देखो तो हमने जो बालूका स्तूप मुक्त और युक्त क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो मैंने बताया, ये राजस्थान है। ठीक है, हमारा जो अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल।
ठीक है। अब देखो कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर आप क्या पढ़ा रहे हो। तो अब देखो आपको अब याद रखना है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में मैंने आपको बताया हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इस भौतिक प्रदेश में मैंने बताया कि राजस्थान जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो इसमें सबसे बड़ा भाग है पश्चिमी भाग है, मैंने बताया था मरुस्थल है। उसके बाद में ये जो भाग है ये अरावली है। उसके बाद में आगे वाला पूर्वी भाग है, पूर्वी मैदान है, और नीचे वाला हाड़ौती का पठार है। ये तो मुख्य रूप से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हो गए। इनके बारे में हमने जो सामान्य सामान्य अध्ययन है वो किया था। और फिर डिटेल से बात यदि पढ़ने की बात आई तो हम पढ़ रहे थे अब मरुस्थल। ये जो देखो मरुस्थल है, ठीक है, राजस्थान का ये क्षेत्र है, ये मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल में मैंने बताया था कि एक तो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, अभी अध्ययन किया हमने। 25 सेमी समवर्षा रेखा है, ठीक है, ये हो गई 25 सेमी। मीन्स इसका मतलब है कि ये जो रेखा है इस रेखा से इस ये जो क्षेत्र है पश्चिम वाला, इसमें जो वर्षा होती है वो 25 सेमी से कम वर्षा होती है। और ये जो आगे का क्षेत्र है इसमें ये है 50 सेमी समवर्षा रेखा। ये तो हो गई 25 और ये हो गई 50। ये जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है ये मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। इसके बाद में मरुस्थल नहीं है, फिर यहाँ पर अरावली है, ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। तो ये जो 50 सेमी समवर्षा रेखा और जो 25 सेमी समवर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, तो ये तो शुष्क हमने अध्ययन कर लिया, ये तो शुष्क है, इसके बारे में तो हमने टोटल जानकारी प्राप्त कर ली। ये शुष्क है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसमें विशेष विशेष जो जो बातें हैं वो हमने कर ली। ये जो अब अर्ध शुष्क है ना, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, ये देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है, एग्जामिनर ये पूछता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थल स्थित है, मतलब इसकी स्थिति पूछता है, स्थिति, ठीक है। तो इसकी स्थिति रहती है देखो 25 सेमी समवर्षा से लेकर 50 सेमी समवर्षा के बीच। 25 सेमी समवर्षा से 50 सेमी समवर्षा रेखा के बीच, ठीक है, समझ में आया। मतलब 25 सेमी समवर्षा है ना, 25 सेमी समवर्षा मरुस्थल के अंदर, और आगे है 50 सेमी, इसके जो बीच का भाग है ना वो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अब इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम एक साथ तो पढ़ेंगे नहीं, इसके भी छोटे छोटे भाग बनाए गए हैं। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इस भौगोलिक आधार पर, किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर। अब देखो भौगोलिक आधार में मैं ये कह सकता हूँ कोई भी क्षेत्र है उसमें जो भौगोलिक कारक होते हैं वो मुख्य होते हैं उच्चावच, मतलब ऊंचाई के आधार पर। यदि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसी भाग में ऊंचाई ज्यादा है, किसी भाग की ऊंचाई कम है, तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एक तो कारक रह जाएगा भौगोलिक आधार पर ऊंचाई, ऊंचाई का रह जाएगा। एक मान लो वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है कम होती है, उस वर्षा के आधार पर रह जाएगा भौगोलिक आधार। और दूसरा बन गया आपका उच्चावच बन गया, वर्षा बन गया, और फिर बन गया आपका मिट्टी के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, और वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को। किसके आधार पर, भौगोलिक आधार पर, मतलब जो भौगोलिक समानताएं जिस क्षेत्र की समान मिलती है, जिस क्षेत्र की, उस क्षेत्र को जैसे अलग अलग भागों में बांट दिया, ठीक है। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भाग भौगोलिक आधार पर। वो 4 भाग कौन कौन से है देखो, ये जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसका जो ऊपरी भाग है उत्तर दिशा का,
वो भाग कहलाता है आपका नहरी क्षेत्र। क्या कहलाता है? नहरी क्षेत्र। मीन्स यहाँ पर जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, इसमें पहले आपको पता है गंग नहर बहती थी। जहाँ जिस दिन मतलब जो भौतिक विभाजन हुआ ना राजस्थान का, जिस समय, उस समय गंग नहर बहती थी। तो जो क्षेत्र है वो गंग नहर क्षेत्र, मतलब नहर के क्षेत्र के कारण ही नहरी क्षेत्र कहलाया। और जो सेकंड इसका आगे वाला भाग है वो कहलाया आपका शेखावाटी। शेखावाटी बेसिन, ठीक है। ये जो शेखावाटी का क्षेत्र आ गया, यहाँ पर सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ की समान जलवायु है, उसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम दे दिया शेखावाटी क्षेत्र। और जो इससे अगले वाला भाग है वो रहेगा नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। अब देखो, नागौरी उच्च भूमि तीन भागों में हो गया, और ये जो बचा हुआ भाग है चौथा अर्धशुष्क मरुस्थल का, ये कहलाया आपका गोंडवान प्रदेश। ठीक है, गोंडवान प्रदेश है, ये कहलाया बाकी का भाग। तो चार भागों में डिवाइड हो गया हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल। एक तो हो गया नहरी क्षेत्र, जो ऊपर का भाग है वो नहरी क्षेत्र, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, और उसमें पहले नहरी क्षेत्र हुआ करता था, इसीलिए नहरी क्षेत्र नाम दे दिया। उससे आगे वाला भाग है नीचे वाला, वो हो गया शेखावाटी बेसिन, उसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर आ गए। फिर बीच का जो क्षेत्र है वो नागौरी उच्च भूमि, जिसमें नागौर का, अजमेर का उत्तरी भाग, और जो शेखावाटी बेसिन है उसका जो दक्षिणी भाग है वो शामिल है। और नीचे जो गोंडवान प्रदेश, ये जो चौथा भाग है ये गोंडवान प्रदेश है। और ये लूनी नदी है इसमें प्रवाहित होती है, जिससे के कारण इसको गोंडवान प्रदेश कहा गया। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में, इस अर्धशुष्क प्रदेश को हम इन चार भागों के आधार पर ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहरी क्षेत्र एक नंबर पर, दो नंबर पर हम पढ़ेंगे शेखावाटी बेसिन, और तीन नंबर पर नागौरी उच्च भूमि, और चौथे नंबर पर मैंने बताया आपको गोंडवान। समझ में? ठीक है, ये हो गया हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल के प्रकार। अर्धशुष्क मरुस्थल के प्रकार है वो चार प्रकार मैंने बता दिया भौगोलिक आधार पर। और इसमें से जो पहला जो प्रकार, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र। अब देखो, नहरी क्षेत्र में के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, तो इसमें मैंने बताया कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है ऊपर वाला वो नहरी क्षेत्र है। तो इसमें जो शामिल जिले हैं वो रहेंगे आपका श्री गंगानगर, ठीक है। अगला रहेगा हनुमानगढ़, और एक रहेगा आपका बीकानेर का पूर्वी विभाग। ये बस तीन जिले आपको याद रखने हैं। ये तो हो गया नहरी क्षेत्र का विस्तार, नहरी क्षेत्र कहां से कहां तक है, ठीक है। और अगली जो बात वो रहेगी कि ये क्षेत्र है, ये देखो यहाँ पर सिंचाई है वो सर्वाधिक होगी। आपको याद रखनी है कि राजस्थान में जो नहरी क्षेत्र है अर्धशुष्क प्रदेश का भाग, उसमें सिंचाई सर्वाधिक होगी, क्योंकि नहरी क्षेत्र है, पानी की उपलब्धता है। और यहाँ पर देखो एक आपको याद रखना है, सेम की समस्या। एग्जामिनर है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में सेम की समस्या क्या है, तो आप में से कोई बता सकता है सेम की समस्या क्या है? देखो, जो पिछली बार सीईटी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था इस राजस्थान में सेम की समस्या किस क्षेत्र में है, उसमें ये ऑप्शन था नहरी क्षेत्र।
अब जिसको पता है, ये यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि सेम की समस्या है, वो राजस्थान के उत्तरी भाग जो नहरी क्षेत्र है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के आसपास है, सेम की समस्या पाई जाती है। वो तो नहरी क्षेत्र पर टिक करके आ गया, लेकिन अब नहीं पता है उसके बारे में। तो आप देखो, अब सुनो कि सेम की समस्या है क्या। जो ये नहरी क्षेत्र है ना राजस्थान में उत्तरी भाग, ये देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पर गंगानगर के जो क्षेत्र है वो नहर नहर का क्षेत्र है, ठीक है। और इस नहरी क्षेत्र में सिंचाई है वो काफी प्राचीन समय से हो रही है, क्योंकि राजस्थान में गंग नहर आई, उसके बाद में यहाँ से सिंचाई होना स्टार्ट हुई, और वो भी मतलब काफी क्षेत्र में। तो ये जो नहर, इस नहर के कारण ही और अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई, इस नहर के कारण और अधिक सिंचाई के कारण जो ये नहरी क्षेत्र है ना, इस नहरी क्षेत्र में जल की है वो उपलब्धता ज्यादा हो गई, ठीक है। जल है वो अधिक मात्रा में हो गया, जिसके कारण है यहाँ पर जो जमीन है वो लगभग दलदली दलदली और धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो पानी की मात्रा ज्यादा है, और जो हम खेती करते हैं उसमें पानी की मात्रा सीमित हो तभी वो मतलब उपज हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर है जो सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या है क्या, पानी की अधिकता, ये मतलब नहरी क्षेत्र में पानी की मात्रा ज्यादा है।